एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC3 जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इससे एक विषय उठाऊंगा जिसका नाम है सोशलिस्ट मूवमेंट, समाजवादी आंदोलन। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी विषय को। यूरोपीय इतिहास में 19वीं शताब्दी समाजवादी आंदोलनों के लिए जानी जाती है। समाजवाद का उद्गम निराशजन्य परिस्थितियों में आशा की किरणें लिए हुआ। बर्ट्रैंड रसल के शब्दों में समाजवाद 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था। पूंजीवाद का जवाब समाजवाद ने दिया। औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को बढ़ाया, साथ ही ऐसी कई समस्याओं को जन्म दिया जिसके गर्भ से समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवादियों ने श्रमिकों की विकराल समस्या की ओर सरकार एवं जन सामान्य का ध्यान आकृष्ट किया। इस ओर कई मानवतावादियों ने भी लोगों को जागृत किया। मानवतावादी एवं अन्य प्रबुद्ध लेखक, विचारक, उद्योगपति एवं अर्थशास्त्री श्रमिक वर्ग की समस्याओं को लेकर गंभीर चिंतन कर रहे थे। उन्होंने यह दलील देना आरंभ किया कि समृद्धि का वितरण ठीक से हो, जिससे कि श्रमिक वर्ग भी उसका भागीदार बन सके। मजदूरों ने भी अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए कई संगठन बना लिए। कार्य की दशा सुधारने, अधिक वेतन पाने तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी मांगे रखी, परंतु श्रमिक असंतोष बढ़ता ही गया। अधिक लाभ, कम वेतन तथा कष्टकर एवं असुरक्षित कार्य स्थितियां आदि ने उनके असंतोष को हवा दी। हम इस तथ्य से सुपरिचित हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। ठीक उसी प्रकार सामाजिक शोषण के खिलाफ श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत भी इंग्लैंड में ही हुई। इंग्लैंड के टॉमस पेन जैसे विचारकों ने श्रमिकों के लिए पेंशन आदि की कुछ मांगे रखी। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत संपत्ति की निंदा की। मानवतावादी उद्योगपति रॉबर्ट ओवन ने अपने निजी कारखाने में अनेक सुधार कर अपने मजदूरों को हालत सुधारने का प्रयास किया। उसने अपने द्वारा लिखित पुस्तकों में अपने सिद्धांतों का निरूपण किया तथा संभवतः सबसे पहले समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। इंग्लैंड के अन्य समाजवादी लेखक भी हुए जिन्होंने मालिक और मजदूरों के बीच लाभ विभाजन का सुझाव दिया। फ्रांस में भी इंग्लैंड के समान समाजवादियों का जन्म हुआ। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांसीसी सम्राट के निरंकुश शासन को तो समाप्त कर दिया, किंतु वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता का युग नहीं ला सकी। फ्रांसीसी क्रांति के लक्ष्यों और फ्रांस की परवर्ती स्थितियों के बीच भारी खाई ने लोगों में भयंकर असंतोष को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप समाजवादी विचारों पर आधारित समाज के निर्माण के लिए फ्रांस की तत्कालीन सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की गई। यह प्रयास FN बॉब्यूफ ने किया। FN बॉब्यूफ, ठीक है, बॉब्यूफ ने किया, जिसे बॉब्यूफ कॉन्स्पिरेसी यानी बॉब्यूफ का षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। उसने सरकार के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई, परंतु सरकार को इसका पता चल गया, पहले ही चल गया। सरकार ने बॉब्यूफ को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड की सजा दे दी। उसका कहना था कि समान जनों का जनतंत्र कायम करने
का समय आ गया है जिसके दरवाजे संपूर्ण मानव जाति के लिए खुले रहेंगे। उसने यह विचार व्यक्त किया कि संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र की होनी चाहिए। वह गरीबों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे। वह फ्रेंच साम्यवाद के पिता माने जाते हैं। किनको? FN बॉब्बीफ को फ्रांस क्रांति के पिता भी कहा जाता है, फ्रांस की साम्यवादी क्रांति के पिता। फ्रांस में समाजवादी विचारधारा को फैलाने में अनेक विचारकों ने योगदान दिया, जिसमें हेनरी साइमन, सिसमोंडी, लुई ब्ला आदि मुख्य थे। राज्य समाजवाद के उदय का श्रेय लुई ब्ला को जाता है। 19वीं शताब्दी के पूर्व लुई ब्ला के विचारों का फ्रांस में तेजी से प्रसार हुआ। उसने मजदूरों को संगठित करने पर बल दिया। उसने 1830 से 1871 तक पेरिस में हुए हर विद्रोह में अग्रणी भूमिका अदा की। उनका विश्वास था कि क्रांतिकारी षड्यंत्र के जरिए सत्ता पर अधिकार कर समाजवाद लाया जा सकता है। समाजवादी विचारों के प्रसार और मजदूरों को संगठित करने के लिए अनेक दल बने और अनेक संगठन भी बने। ऐसा ही एक संगठन 1836 में बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ द जस्ट। लीग ऑफ द जस्ट। इसके सदस्य यूरोप के अनेक देश थे। इसका नारा था सभी लोग भाई भाई हैं। 1847 में इसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट लीग कर दिया गया। लीग ऑफ द जस्ट का नाम बदलकर कम्युनिस्ट लीग कर दिया गया। इसकी पत्रिका में यह नारा लिखा होता था कि सभी देश के मजदूरों एक हो। इसने अपने लक्ष्यों का निरूपण करते हुए बताया कि पूंजीपति वर्ग की सत्ता का नाश, मजदूर वर्ग का शासन, वर्ग विभेद पर आधारित मध्यम वर्ग के पुराने समाज का नाश और एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें वर्ग तथा निजी संपत्ति ना हो। इस लीग ने ही प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को एक घोषणा पत्र तैयार करने को कहा। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं, सबसे पहले जर्मन भाषा में फरवरी 1848 में प्रकाशित हुआ। समाजवादी आंदोलन के इतिहास में यह एक बेजोड़ दस्तावेज है। यह दस्तावेज मार्क्स एवं एंगल्स दोनों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम था। दोनों का जन्म जर्मनी में हुआ था, परंतु अपना अधिकांश समय इंग्लैंड में बिताया था। इन्होंने समाजवादी विचारधारा और आंदोलन को एक नई दिशा दी। समाजवाद संबंधी उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बताया गया कि सारे संसार के मजदूरों का लक्ष्य पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना है और समाजवाद की स्थापना करना है। यह मार्क्स के मानव इतिहास के सामाजिक विकास के गहन अध्ययन पर आधारित, जिसे हम लोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या इंग्लिश में डायलेक्टिकल मेटलिज्म भी कहते हैं, के ठोस सैद्धांतिक धरातल पर खड़ा वैज्ञानिक समाजवाद था, जो कि बाद में लेनिन के नेतृत्व में रूस में और माओ के नेतृत्व में चीन में व्यवहारिक रूप में परिणत हुआ। मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक सामाजिक अध्ययन का विशद विश्लेषण अपने विख्यात ग्रंथ दास कैपिटल में किया है। मार्क्स के अनुसार वर्गों एवं वर्ग भेद से युक्त पुराने पूंजीवादी समाज के स्थान पर नया संघ स्थापित होना है, जिसमें हर व्यक्ति का स्वतंत्र विकास ही
सबके स्वतंत्र विकास की शर्त होगा। जिस समय कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ, उसके आसपास यूरोप के अधिकांश देशों में क्रांतियां हुई। इन क्रांतियों का लक्ष्य निरंकुश शासकों का तख्ता उलटना, जनतंत्र की स्थापना आदि था। आने वाले युग में समाजवादी आंदोलन एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में सामने आया था। इस युग के विभिन्न समाजवादी समूहों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका अंतर्राष्ट्रीय चरित्र था। यह स्मरण रहे कि ब्रिटेन के चार्टिस्टों के अन्य समान संगठन से जीवंत संबंध थे। 1846 में इंग्लैंड में स्थापित सोसाइटी ऑफ फ्रेटर्नल डेमोक्रेटिक्स के एक नेता ने 1848 ईस्वी में कहा था कि मैं हर देश के उत्पीड़क व्यक्ति से अपील करता हूं कि वे अपने समान उद्देश्यों के लिए एकजुट हो जाएं। इस युग में बने इसी प्रकार के अन्य संगठनों ने इस विचार पर जोर दिया कि मजदूर वर्ग का उद्देश्य सभी देशों में एक ही है। समाजवादी आंदोलन के इतिहास में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना पहले मील का पत्थर के रूप में 1864 ईस्वी में हुई। यह माना गया कि प्रथम इंटरनेशनल के साथ समाजवाद विश्व इतिहास के रंगमंच पर आ गया है। इसकी स्थापना के लिए बैठक लंदन में हुई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम इंटरनेशनल का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि इसे मजदूर वर्ग के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु मान लिया गया। उसे एक ऐसे आधुनिक समाजवादी संगठन के निर्माण का कार्य सौंपा गया जिसका स्पष्ट लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना हो तथा जो पहले की तरह अपनी गतिविधि केवल क्षणिक, गुप्त एवं विशेष रूप से एकाकी कार्रवाई तक सीमित न रखे। इसके संविधान में इस बात पर जोर दिया गया है कि श्रमिकों का उद्धार स्वयं श्रमिकों द्वारा ही हो सकता है। श्रमिकों के उद्धार का कार्य था समान अधिकार एवं कर्तव्य तथा सभी प्रकार के वर्गीय प्रशासन का अंत। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना से पूर्व समाजवादी विचार काफी फैल चुका था तथा एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा था। पेरिस में हुए सम्मेलन के साथ ही समाजवाद के इतिहास में नया चरण आरंभ हुआ। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया कि प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर वर्ग की एकजुटता के रूप में मनाया जाए। मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस के रूप में मांग किया जाना भी तय हुआ। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। द्वितीय इंटरनेशनल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके विचार अधिकार पर जोर। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही यूरोप में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। ऐसे समय में सैन्यवाद के विरुद्ध संघर्ष तथा युद्ध को रोकना द्वितीय इंटरनेशनल का मुख्य लक्ष्य बन गया। युद्ध हमेशा जनता के विरुद्ध जघन्य अपराध है, क्योंकि मरने वाले सैनिक, नागरिक, बाल, वृद्ध, महिलाएं सब अधिकतर आमजन होते हैं और युद्ध के दौरान और बाद भी सर्वाधिक पीड़ा इन्हीं को झेलनी पड़ती है।
युद्ध लादने वाले नेता या प्रशासक को नहीं, परंतु जब विश्व युद्ध आरंभ हो गया तब इसके सदस्यों को भी मजबूरन युद्ध में शामिल होना पड़ा था। समाजवाद ने ट्रेड यूनियनवाद को मजबूत किया। समाजवादियों के प्रयासों से ट्रेड यूनियनों पर जो पाबंदी थी वह खत्म कराई गई। समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में पृथक राजनीतिक शक्ति के रूप में भी लोग अपने आप को संगठित करने लगे। इस तरह समाजवादी आंदोलनों का आविर्भाव हुआ, जिसने न सिर्फ मजदूरों की आर्थिक मांगों को उठाने का प्रयास किया, बल्कि पूंजीवादी समाज व्यवस्था को समूल उखाड़ फेंकने के लिए उन्हें लामबंद भी किया। श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन में सफल प्रयास किए। आज हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी विश्व में विशेष रूप से विकासशील तथा अर्धविकसित देशों के श्रमिकों की दशाएं संतोषप्रद कदापि नहीं की जा सकती है। आज भी समाजवादी विचारों का सर्वाधिक आवश्यकता देखी जा सकती है। दरअसल हम पाते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति ने निष्कर्ष के रूप में हम यह पाते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजीवादी विचारधारा का उदय हुआ तो उसी के प्रत्युत्तर में समाजवादी विचारधारा भी पैर पसारने लगी थी। श्रमिक वर्गों ने अपने अधिकारों, कार्य की अच्छी दशाओं और अपनी जायज मांगों के साथ अपनी बातों को उठाना प्रारंभ किया। यहाँ से समाजवादी आंदोलनों की सूत्रपात मानी गई है और इन आंदोलनों ने आगे चलकर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और कई बड़े बड़े संगठनों की स्थापना की और इसने ट्रेड यूनियनों के निर्माण में भी प्रोत्साहन दिया। इन्होंने इंग्लैंड में, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में ट्रेड यूनियनवाद को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार किए। इसके साथ साथ मजदूरों के हितों को उचित तरीके से उठाना शुरू किया, जो हमें आगे चलकर लेनिन के द्वारा रूस में और चीन में माओ के द्वारा देखने को मिला, जिसके फलस्वरूप उन्होंने साम्यवादी सरकारें भी स्थापित की। लेकिन हम 21वीं सदी के दौर में भी समाजवादी आंदोलनों की प्रासंगिकता अभी भी महसूस करते हैं, क्योंकि अभी भी वर्तमान समय में हम देखें तो मजदूरों की जो दशाएं हैं वो पूरी तरह से अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसलिए अभी भी इनकी महत्व वैसे ही बरकरार है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में समाजवादी आंदोलनों के माध्यम से बहुत शीघ्र ही यह व्यवस्था काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। तो हम अपने विषय को आज यहीं समाप्त करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों में आपको समाजवादी आंदोलन क्या है, इसके विकास का वर्णन करें, अथवा समाजवाद से आप क्या समझते हो, इसकी क्रमिक विकास अथवा इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ऐसे करके प्रश्न आएंगे, आपको ये वर्णन करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस मुझे इतना पे रोक देता हूँ। अगले क्लास में नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।